नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट अजय और स्वागत है आपका अपने बुक ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करते हैं फाइनेंस एट दी थ्रेशोल्ड के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। आज की दुनिया में फाइनेंस सिर्फ नंबर्स, प्रॉफिट या लॉस का खेल नहीं रह गया है, बल्कि ये एक ऐसी शक्ति बन चुका है जो हमारी वैल्यूज, हमारी सोसाइटी और हमारी आने वाली जनरेशन्स को शेप कर रही है। लेकिन क्या हमने कभी ये सवाल खुद से पूछा है कि फाइनेंस का असली उद्देश्य क्या है? क्या पैसा सिर्फ कमाने की चीज है, या फिर ये इंसान और समाज के विकास का एक जरिया भी हो सकता है? इसी गहरे और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के थ्रेशोल्ड पर हमें ले जाती है क्रिस्टोफर हॉटन बुद की किताब फाइनेंस एट दी थ्रेशोल्ड। ये किताब ट्रेडिशनल फाइनेंस थिंकिंग से हटकर हमें एक नई दिशा दिखाती है, जहां इकोनॉमिक्स, एथिक्स, ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी और लॉन्ग टर्म विजन एक साथ जुड़ते हैं। इस चैनल पर हम इसी तरह की बुक्स को आसान हिंदी भाषा में दिल से और दिमाग से जोड़कर आपके सामने रखते हैं, ताकि आप सिर्फ सुने नहीं बल्कि महसूस करें, सोचें और खुद से सवाल करें। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सिर्फ पैसा कमाने की दौड़ में नहीं भागना चाहते, बल्कि ये समझना चाहते हैं कि फाइनेंस हमारे जीवन, समाज और भविष्य को किस तरह प्रभावित करता है। अगर आप भी मानते हैं कि पैसा सिर्फ एक टूल है और उसका सही उपयोग ही असली सफलता है, तो ये चैनल आपके लिए ही बना है। यहाँ हर समरी एक जर्नी है, जहाँ वर्ड्स सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देते, बल्कि कॉन्शियसनेस को जगाने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि जब आप इस वीडियो को देखें तो आपको ऐसा लगे जैसे कोई आपसे सीधे बात कर रहा हो, आपके कंफ्यूजन को समझ रहा हो और आपको क्लैरिटी की ओर ले जा रहा हो। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारी विजन है। अगर आप नॉलेज के साथ साथ विजडम की तलाश में हैं, अगर आप फाइनेंस को सिर्फ करियर नहीं बल्कि लाइफ के पर्सपेक्टिव से देखना चाहते हैं, तो इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए आज इस वीडियो में फाइनेंस एट दी थ्रेशोल्ड की उस गहराई को समझते हैं, जहां फाइनेंस सिर्फ सिस्टम नहीं रहता, बल्कि ह्यूमन फ्यूचर का एक कॉन्शियस डिसीजन बन जाता है। चैप्टर 1, फाइनेंस एक मोड़ पर खड़ा है। आज की दुनिया में अगर कोई चीज चुपचाप हमारे जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है, तो वो है फाइनेंस। हम सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, सपने देखते हैं, भविष्य की प्लानिंग करते हैं और हर कदम पर कहीं न कहीं पैसे का असर मौजूद होता है। लेकिन क्रिस्टोफर हॉटन बुद की किताब फाइनेंस एट द थ्रेशोल्ड हमें एक अनकंफर्टेबल लेकिन जरूरी सच्चाई से रूबरू कराती है कि आज का फाइनेंशियल सिस्टम एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से आगे बढ़ना या तो मानवता के लिए हीलिंग बन सकता है, या फिर एक और बड़ी क्राइसिस की शुरुआत। लेखक हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या फाइनेंस हमेशा से ऐसा ही था, ठंडा, कैलकुलेशन से भरा हुआ और सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भागता हुआ? कभी पैसा ट्रस्ट का सिंबल था, रिश्तों का आधार था और समाज को जोड़ने वाला माध्यम था। लेकिन धीरे धीरे नंबर्स ने इमोशंस को पीछे छोड़ दिया, बैलेंस शीट्स बढ़ती रही और इंसानी वैल्यूज सिमटती चली गई। आज हालत यह है कि मार्केट्स तो रिएक्ट करते हैं, लेकिन इंसान भीतर से कंफ्यूज्ड और इनसिक्योर महसूस करता है। यही वो थ्रेशोल्ड है जहां हम खड़े हैं, एक ऐसा पॉइंट जहां पुराने रास्ते अब सुरक्षित नहीं लगते। किताब हमें ये एहसास दिलाती है कि फाइनेंशियल क्राइसिस अचानक नहीं आती। वे सालों तक बनी हुई गलत सोच, शॉर्ट टर्म थिंकिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने की आदत का नतीजा होती है। जब फाइनेंस का मकसद सिर्फ मनी बनाना रह जाता है, तब वो सोसाइटी से डिस्कनेक्ट हो जाता है। एक तरफ कुछ लोगों की वेल्थ एक्सपोनेंशियल स्पीड से बढ़ती है और दूसरी तरफ ज्यादातर लोग अनसर्टेनिटी, डेट और फियर में जीते हैं। ये इम्बैलेंस सिर्फ इकोनॉमिक्स का नहीं, बल्कि इंसानी आत्मा का भी है। क्रिस्टोफर हॉटन बुद फाइनेंस को एक मिरर की तरह पेश करते हैं। ये दिखाता है कि हम असल में क्या वैल्यू करते हैं, फ्यूचर या सिर्फ टुडे, स्टेबिलिटी या सिर्फ एक्साइटमेंट, इंसान या सिर्फ सिस्टम। जब फाइनेंस रियल इकोनॉमी से कट जाता है, जब स्पेकुलेशन रियलिटी पर हावी हो जाती है, तब पैसा इंसान की सेवा नहीं करता, बल्कि इंसान पैसा सर्व करने लगता है।
यहीं से वो इमोशनल दूरी पैदा होती है, जहां लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन फुलफिलमेंट महसूस नहीं करते। ये किताब हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए लिखी गई है। लेखक मानते हैं कि अभी भी समय है। थ्रेशहोल्ड का मतलब सिर्फ खतरा नहीं होता, ये अपॉर्चुनिटी भी होता है, एक मौका जहां हम रुककर सोच सकते हैं कि हमें किस तरह का फ्यूचर चाहिए। ऐसा फ्यूचर जहां फाइनेंस इंसान को कंट्रोल करे, या ऐसा जहां इंसान फाइनेंस को डायरेक्शन दे, जहां डिसीजंस सिर्फ एल्गोरिदम से लिए जाए, या जहां कॉन्शियंस और विजडम भी शामिल हो। ये सोच हमें मजबूर करती है कि फाइनेंस को सिर्फ एक्सटर्नल सिस्टम न मानकर एक इनर रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में देखें। जब तक हम पैसा कमाने के तरीकों पर ही फोकस करते रहेंगे और उसके इम्पैक्ट को इग्नोर करेंगे, तब तक ये मोड़ और खतरनाक बनता जाएगा। लेकिन अगर हम अवेयरनेस, एथिक्स और लॉन्ग टर्म विजन को अपनाते हैं, तो यही थ्रेशहोल्ड एक नए युग की शुरुआत बन सकता है। फाइनेंस एट द थ्रेशहोल्ड हमें याद दिलाती है कि फाइनेंस कोई अलग दुनिया नहीं है, ये हमारी कलेक्टिव थिंकिंग का रिफ्लेक्शन है, और अगर सोच बदलती है तो सिस्टम भी बदल सकता है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम इस मोड़ पर रुककर दिशा बदलने का साहस रखते हैं, या फिर उसी पुरानी रोड पर आगे बढ़ते रहेंगे, चाहे अंजाम कुछ भी हो। अगर आप भी ये महसूस करते हैं कि पैसा सिर्फ अर्निंग का नहीं बल्कि मीनिंग का विषय है, तो ये विचार आपकी सोच को जरूर झकझोर देगा। यहीं से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। चैप्टर 2, पैसे का असली मकसद क्या है। जब भी हम पैसा शब्द सुनते हैं, हमारे दिमाग में सबसे पहले सिक्योरिटी, सक्सेस, पावर और फ्रीडम की तस्वीर उभर आती है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि ज्यादा पैसा मतलब बेहतर जिंदगी, ज्यादा सम्मान और सुरक्षित भविष्य। लेकिन क्या कभी आपने रुककर ये सवाल खुद से पूछा है कि पैसे का असली मकसद क्या है? क्या पैसा सिर्फ जमा करने, गिनने और बढ़ाने की चीज है, या फिर इसके पीछे कोई गहरी ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी छिपी हुई है? आज की मॉडर्न दुनिया में फाइनेंस एक ऐसी मशीन बन चुका है जो बिना रुके दौड़ रही है। बैंक्स, मार्केट्स, इन्वेस्टमेंट्स, रिटर्न्स, सब कुछ तेज, कॉम्पिटिटिव और प्रॉफिट फोकस्ड है। इस रेस में इंसान अक्सर पीछे छूट जाता है। क्रिस्टोफर हॉटन बुद्ध हमें इसी अनकंफर्टेबल सच्चाई से रूबरू कराते हैं। वे बताते हैं कि जब पैसा सिर्फ नंबर्स बन जाता है, तब वो इंसान की सेवा करना बंद कर देता है और इंसान पैसे का गुलाम बन जाता है। सोचिए एक किसान को जो पूरी मेहनत से फसल उगाता है, लेकिन मार्केट के फाइनेंशियल डिसीजंस उसकी मेहनत की कीमत तय करते हैं। सोचिए एक एम्प्लॉय को जो दिन रात काम करता है, लेकिन सिस्टम का फोकस सिर्फ शेयर होल्डर्स की खुशी पर होता है। यहाँ पैसा साधन नहीं रहता, बल्कि कंट्रोल का एक साइलेंट वेपन बन जाता है। लेखक हमें यह महसूस कराते हैं कि फाइनेंस का उद्देश्य कभी भी सिर्फ वेल्थ अक्यूमुलेशन नहीं था, बल्कि सोसाइटी के हर हिस्से में बैलेंस और स्टेबिलिटी लाना था। पैसा तब मीनिंगफुल बनता है जब वो इंसान के विकास में योगदान दे। जब फाइनेंस एजुकेशन, हेल्थ केयर, कल्चर और लॉन्ग टर्म वेलबींग को सपोर्ट करता है, तभी वो अपनी असली भूमिका निभाता है। लेकिन जब मनी सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन्स और इंस्टेंट प्रॉफिट्स के पीछे भागने लगे, तब क्राइसिस जन्म लेती है, ट्रस्ट टूटता है और इनइक्वालिटी बढ़ती है। ये सिर्फ इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं रहती, ये मोरल प्रॉब्लम बन जाती है। ये सोच हमें एक नए पर्सपेक्टिव की ओर ले जाती है, जहां फाइनेंस को कोल्ड सिस्टम की तरह नहीं, बल्कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह देखा जाता है। ऐसा सिस्टम जो इंसान की जरूरतों को समझे, फ्यूचर जनरेशंस का ख्याल रखे और नेचर के साथ हार्मनी में चले। पैसा तब ताकत बनता है जब उसमें कॉन्शियंस जुड़ा हो। बिना कॉन्शियंस के फाइनेंस सिर्फ हॉलो सक्सेस पैदा करता है, जो बाहर से चमकदार और अंदर से खोखला होता है। ये विचार हमें अपने पर्सनल लाइफ की ओर भी देखने पर मजबूर करता है। हम क्यों पैसा कमाना चाहते हैं? फियर की वजह से, कंपैरिजन की वजह से, या किसी डीपर पर्पस के लिए? जब इंटेंशन क्लियर हो जाती है, तब पैसा बोझ नहीं रहता, बल्कि एक मीनिंगफुल टूल बन जाता है। यही वो थ्रेशहोल्ड है जहां फाइनेंस और ह्यूमैनिटी एक दूसरे से मिलते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि पैसा खुद में अच्छा या बुरा नहीं होता,
बल्कि उसका उद्देश्य और उपयोग उसे पावरफुल या डिस्ट्रक्टिव बनाता है। असली रिचनेस बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि उस इम्पैक्ट में छिपी होती है जो हमारा पैसा दुनिया पर छोड़ता है। जब फाइनेंस इंसान की सेवा करता है, तभी वो सच्चे अर्थों में सक्सेसफुल कहलाता है। चैप्टर 3, फाइनेंस और सोसाइटी। कभी एक समय था जब पैसा सिर्फ जरूरतों को पूरा करने का साधन हुआ करता था। इंसान काम करता था, बदले में मेहनत की कीमत मिलती थी, और वही पैसा समाज को आगे बढ़ाने का एक नेचुरल टूल बनता था। लेकिन समय के साथ साथ फाइनेंस ने धीरे धीरे अपना रूप बदल लिया। अब ये सिर्फ एक्सचेंज का माध्यम नहीं रहा, बल्कि पावर, कंट्रोल और इन्फ्लुएंस का सिंबल बन गया। यहीं से फाइनेंस और सोसाइटी के रिश्ते में एक अदृश्य तनाव पैदा होने लगा, जिसे हम रोज महसूस तो करते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते। क्रिस्टोफर हॉटन बुद्ध हमें इसी सच्चाई की ओर ले जाते हैं। वो दिखाते हैं कि फाइनेंस कोई अलग दुनिया नहीं है, बल्कि ये सोसाइटी की सोच, उसकी वैल्यूज और उसके डिसीजंस का रिफ्लेक्शन है। जब सोसाइटी शॉर्ट टर्म गेन्स को लॉन्ग टर्म वेलबींग से ज्यादा महत्व देने लगती है, तो फाइनेंस भी उसी दिशा में बहने लगता है। तब पैसा इंसान की सेवा करने के बजाय इंसान को अपने पीछे दौड़ाने लगता है। यही कारण है कि आज वेल्थ होने के बावजूद स्ट्रेस बढ़ रहा है, ग्रोथ के बावजूद इनइक्वालिटी गहरी होती जा रही है, और डेवलपमेंट के नाम पर ट्रस्ट धीरे धीरे टूटता जा रहा है। ये सोच हमें एक आम इंसान की कहानी से जुड़ती हुई महसूस होती है। एक व्यक्ति जो ईमानदारी से काम करता है, समाज में योगदान देना चाहता है, लेकिन सिस्टम उसे नंबर्स में तौलता है। उसका वैल्यू उसके कैरेक्टर से नहीं, बल्कि उसके फाइनेंशियल आउटपुट से तय होने लगता है। जब सोसाइटी इस तरह सोचने लगती है, तब फाइनेंस सिर्फ बैलेंस शीट्स तक सीमित नहीं रहता। वो इंसानी रिश्तों, शिक्षा, हेल्थ और भविष्य की उम्मीदों को भी प्रभावित करने लगता है। मनी तब न्यूट्रल नहीं रहता, वो डायरेक्शन देने लगता है। लेखक ये साफ महसूस कराते हैं कि अगर सोसाइटी की आत्मा कमजोर होती है, तो फाइनेंस भी इनसेंसिटिव बन जाता है। लेकिन अगर समाज कॉन्शियस हो, जिम्मेदार हो और लॉन्ग टर्म विजन रखे, तो वही फाइनेंस हीलिंग फोर्स भी बन सकता है। पैसा स्कूल बना सकता है, हॉस्पिटल्स खड़े कर सकता है, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता है और लोगों के जीवन में डिग्निटी ला सकता है। फर्क सिर्फ इंटेंशन और अवेयरनेस का है। ये विचार हमें अनकंफर्टेबल जरूर करता है, क्योंकि ये सवाल उठाता है कि गलती सिर्फ सिस्टम की नहीं है, बल्कि हमारी कलेक्टिव सोच की भी है। फाइनेंस को दोष देना आसान है, लेकिन सोसाइटी की भूमिका को समझना ज्यादा जरूरी है। जब तक हम ये नहीं तय करेंगे कि हमें किस तरह की दुनिया चाहिए, तब तक फाइनेंस उसी दिशा में काम करता रहेगा जहां डिमांड सबसे ज्यादा होगी। ये नैरेटिव हमें एक थ्रेशहोल्ड पर लाकर खड़ा कर देता है, एक ऐसी जगह जहां हमें डिसाइड करना है कि क्या फाइनेंस सिर्फ प्रॉफिट जनरेट करने वाली मशीन बनी रहेगी, या फिर सोसाइटी की ट्रू नीड्स को समझने वाली लिविंग सिस्टम बनेगी। यही वो मोड़ है जहां पैसा और इंसान का रिश्ता दोबारा डिफाइन हो सकता है। अगर सोसाइटी बदलने की हिम्मत दिखाए, तो फाइनेंस भी इंसानियत की भाषा सीख सकता है। ये सिर्फ इकोनॉमिक्स की बात नहीं है, ये ह्यूमन फ्यूचर की बात है। और यही एहसास इस विचार को सिर्फ नॉलेज नहीं, बल्कि एक इनर अवेकनिंग बना देता है। चैप्टर 4, एथिक्स बनाम इकोनॉमिक्स। जब हम फाइनेंस की दुनिया को देखते हैं, तो अक्सर हमें सिर्फ नंबर्स, चार्ट्स, प्रॉफिट और ग्रोथ दिखाई देता है। इकोनॉमिक्स हमें सिखाती है कि मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे बनाया जाए, एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जाए और कंपटीशन में कैसे आगे निकला जाए। लेकिन यहीं पर एक साइलेंट सवाल जन्म लेता है जो ज्यादातर लोग सुनना नहीं चाहते। क्या जो फाइनेंशियली सही है वही एथिकली भी सही होता है? क्रिस्टोफर हॉटन बुद्ध हमें इसी गहरी टकराहट की तरफ ले जाते हैं, जहां एथिक्स और इकोनॉमिक्स आमने सामने खड़े दिखाई देते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसी कंपनी की जो लीगल तरीके से मुनाफा कमा रही है, शेयर होल्डर्स खुश हैं, मार्केट अपलॉड कर रही है, लेकिन उसी बिजनेस मॉडल की वजह से एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है, एम्प्लॉयज पर दबाव बढ़ रहा है और सोसाइटी में इनइक्वालिटी गहराती जा रही है। इकोनॉमिक्स कहेगी एवरीथिंग इज फाइन, नंबर्स आर स्ट्रॉन्ग।
लेकिन एथिक्स धीरे से पूछेगी, क्या ये इंसान के लिए सही है? यही वो मोमेंट है जहां फाइनेंस सिर्फ बिजनेस नहीं रहता, बल्कि मॉरल डिसीजन बन जाता है। ये सोच हमें ये समझने पर मजबूर करती है कि मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम्स ने एथिक्स को धीरे धीरे ऑप्शनल बना दिया है। प्रॉफिट को अल्टीमेट गोल मान लिया गया है और वैल्यूज को सेकेंडरी पोजीशन पर डाल दिया गया है। बुद्ध हमें ये एहसास कराते हैं कि जब पैसा केवल सेल्फ इंटरेस्ट से चलाया जाता है, तब वो समाज को जोड़ने के बजाय तोड़ने लगता है। फाइनेंशियल क्राइसिस सिर्फ मार्केट फेलियर्स नहीं होते, वे एथिकल फेलियर्स भी होते हैं, जहां शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी को नजरअंदाज कर दिया जाता है। एक आम इंसान की कहानी सोचिए, जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा बैंक या इन्वेस्टमेंट में लगाता है, भरोसे के साथ कि यह सिस्टम उसे सिक्योर फ्यूचर देगा। लेकिन जब वही सिस्टम ग्रीड, स्पेकुलेशन और इररिस्पॉन्सिबिलिटी से कोलैप्स करता है, तो नुकसान सिर्फ बैलेंस शीट का नहीं होता, टूटता है ट्रस्ट। एथिक्स का गायब होना फाइनेंस को हॉलो बना देता है, बाहर से स्ट्रॉन्ग, अंदर से फ्रेजाइल। बुद्ध ये नहीं कहते कि इकोनॉमिक्स गलत है। इकोनॉमिक्स जरूरी है, लॉजिक जरूरी है, कैलकुलेशन जरूरी है, लेकिन जब एथिक्स साथ नहीं होती, तब इकोनॉमिक्स ब्लाइंड हो जाती है। एथिक्स फाइनेंस को डायरेक्शन देती है, पर्पस देती है और ये याद दिलाती है कि पैसा इंसानों के लिए है, इंसान पैसों के लिए नहीं। जब फाइनेंशियल डिसीजंस में कॉन्शियस शामिल होता है, तब वेल्थ क्रिएशन डिस्ट्रक्टिव नहीं बल्कि कंस्ट्रक्टिव बनता है। ये विचार हमें खुद से सवाल करने पर मजबूर करता है। हम जिन सिस्टम्स का हिस्सा हैं, क्या वे सिर्फ रिटर्न पर फोकस करते हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटी पर भी? क्या सक्सेस सिर्फ ग्रोथ से मापी जानी चाहिए या इम्पैक्ट से भी? फाइनेंस का असली फ्यूचर वही है जहां इकोनॉमिक्स और एथिक्स दुश्मन नहीं, बल्कि पार्टनर्स बनकर काम करें, जहां डिसीजन लेते समय सिर्फ क्या फायदा है नहीं, बल्कि किस कीमत पर भी पूछा जाए। यही सोच फाइनेंस को एक कोल्ड मैकेनिज्म से उठाकर ह्यूमन सेंटर्ड सिस्टम बनाती है। जब एथिक्स फाइनेंस का हिस्सा बनती है, तब पैसा पावर नहीं रहता, बल्कि सर्विस बन जाता है। और शायद यही वो थ्रेशहोल्ड है जहां से एक ज्यादा बैलेंस्ड, मीनिंगफुल और सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्ल्ड की शुरुआत होती है। चैप्टर 5, सोच का बदलाव। जब भी हम फाइनेंस शब्द सुनते हैं, हमारे दिमाग में सबसे पहले नंबर्स, चार्ट्स, प्रॉफिट, लॉस और मार्केट की हलचल घूमने लगती है। बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि पैसा एक गेम है, जिसमें जो तेज है वही जीतता है और जो पीछे रह गया वो हार गया। लेकिन यहीं से एक गहरी समस्या शुरू होती है, क्योंकि ये सोच धीरे धीरे इंसान को सिस्टम का गुलाम बना देती है। क्रिस्टोफर हॉटन बुद्ध हमें उसी जमी जमाई सोच को हिलाने की कोशिश करते हैं, जहां फाइनेंस को सिर्फ कैलकुलेशन नहीं बल्कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस से जोड़कर देखा जाता है। ये बदलाव अचानक नहीं होता, ये भीतर से जम लेता है, तब जब इंसान खुद से सवाल करने की हिम्मत करता है। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जिसने पूरी जिंदगी हार्ड वर्क किया, अच्छे पद तक पहुंचा, पैसा भी कमाया, लेकिन भीतर कहीं एक खालीपन बना रहा। बाहर से सब कुछ परफेक्ट दिखता है, पर अंदर कुछ टूटता रहता है। कारण साफ है, क्योंकि उसकी फाइनेंशियल डिसीजंस सिर्फ एफिशिएंसी और रिटर्न पर आधारित थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और मीनिंग पर नहीं। यही वो मोड़ है जहां सोच का बदलाव शुरू होता है। फाइनेंस तब सिर्फ वेल्थ क्रिएशन नहीं रहता, बल्कि लाइफ क्रिएशन का माध्यम बन जाता है। जब इंसान ये समझने लगता है कि पैसा एक टूल है, गोल नहीं, तभी असली जागरूकता पैदा होती है। पुरानी फाइनेंशियल थिंकिंग हमें कंपटीशन सिखाती है, जबकि नई सोच कोऑपरेशन की बात करती है। पुराना सिस्टम शॉर्ट टर्म गेन्स के पीछे भागता है, नई दृष्टि लॉन्ग टर्म वेलबींग को महत्व देती है। यहाँ नंबर्स के पीछे छिपे इंसानों की कहानियां दिखाई देने लगती है। एक इन्वेस्टमेंट सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं रहती, वो किसी परिवार की उम्मीद, किसी समाज का भविष्य और आने वाली पीढ़ियों की दिशा बन जाती है। यही सोच फाइनेंस को कोल्ड मशीन से निकालकर लिविंग सिस्टम बना देती है। इस बदलाव में सबसे कठिन हिस्सा डर है। डर कि अगर हमने अलग सोचा तो हम पीछे रह जाएंगे, अगर हमने वैल्यूज को चुना तो प्रॉफिट कम हो जाएगा।
लेकिन लेखक धीरे धीरे ये दिखाते हैं कि असल रिस्क वही है जो इंसान को अपने इनर ट्रूथ से दूर कर दे। जब फाइनेंस सिर्फ ग्रीड से चलता है तो क्राइसिस जन्म लेते हैं, मार्केट्स टूटते हैं और ट्रस्ट खत्म हो जाता है। इसके उलट जब फाइनेंस अवेयरनेस से जुड़ता है तो स्टेबिलिटी आती है, रेजिलियंस बनती है और इंसान खुद को सिस्टम का हिस्सा नहीं बल्कि उसका केयरटेकर महसूस करने लगता है। ये सोच का बदलाव केवल इकोनॉमिस्ट्स या बैंकर्स के लिए नहीं है, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो रोज पैसों से जुड़े फैसले लेता है। आप क्या खरीदते हैं, कहां निवेश करते हैं, किस तरह कमाई को देखते हैं, ये सब छोटे छोटे डिसीजंस मिलकर एक बड़े फ्यूचर को जन्म देते हैं। जब इंसान अपने पैसे के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी देखना शुरू करता है तब फाइनेंस एक मोरल फोर्स बन जाता है, सिर्फ इकोनॉमिक पावर नहीं। यहां फाइनेंस को कंट्रोल करने की बात नहीं है बल्कि उसे समझने और सम्मान देने की बात है। जब सोच बदलती है तो इंसान मनी के पीछे भागना बंद करता है और मनी उसके साथ चलने लगता है। यही वो थ्रेशहोल्ड है जहां पुरानी सोच पीछे छूटती है और एक नई कॉन्शियस जर्नी शुरू होती है। एक ऐसी यात्रा जहां सक्सेस का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं होता बल्कि इनर पीस, सोशल हार्मनी और फ्यूचर कॉन्फिडेंस भी होता है। यही बदलाव फाइनेंस को इंसान से जोड़ता है और इंसान को उसके असली उद्देश्य से मिलाता है। चैप्टर 6, मार्केट, क्राइसिस और हमारी कलेक्टिव भूलें। जब भी हम मार्केट शब्द सुनते हैं हमारे दिमाग में नंबर्स, ग्राफ्स, प्रॉफिट और लॉस की तस्वीरें उभर आती हैं। हमें लगता है कि मार्केट एक कोल्ड और लॉजिकल सिस्टम है जो सिर्फ डिमांड और सप्लाई के नियमों पर चलता है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी और मानवीय है। मार्केट कोई मशीन नहीं है बल्कि ये हमारे कलेक्टिव डिसीजंस, हमारी उम्मीदों, हमारे डर और हमारी लालच का रिफ्लेक्शन है। जब मार्केट गिरता है, जब क्राइसिस आती है तो असल में सिर्फ शेयर्स नहीं गिरते, इंसानों का भरोसा, सपने और भविष्य भी डगमगाने लगता है। इतिहास गवाह है कि हर बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस अचानक नहीं आती, ये धीरे धीरे बनती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे छोटी छोटी दरारें किसी मजबूत दीवार को एक दिन गिरा देती है। हम अक्सर सोचते हैं कि गलती सिस्टम की है, बैंक्स की है या किसी गवर्नमेंट की है, लेकिन अगर ईमानदारी से देखा जाए तो क्राइसिस हमारी कलेक्टिव भूलों का नतीजा होती है। हम सभी ने कभी न कभी क्विक प्रॉफिट की चाह में रिस्क को नजरअंदाज किया है। हमने ग्रोथ के नाम पर रियलिटी से आंखें मूंद ली हैं और जब मार्केट ऊपर जाता दिखता है तो हम लॉजिक को पीछे छोड़कर क्राउड का हिस्सा बन जाते हैं। यहाँ एक आम इन्वेस्टर की कहानी खुद ब खुद उभरती है जो अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए मार्केट में उतरता है। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट लगता है, रिटर्न्स बढ़ते हैं, कॉन्फिडेंस स्काई हाई होता है और हर तरफ सक्सेस की बातें होती है। लेकिन जैसे ही मार्केट का मूड बदलता है वही इन्वेस्टर पैनिक में आ जाता है, डिसीजंस फियर से ड्रिवन हो जाते हैं और तब समझ आता है कि मार्केट सिर्फ नंबर्स नहीं था, वो इमोशंस का समंदर था जिसमें हम बिना कॉम्पास के तैर रहे थे। सबसे खतरनाक भूल ये होती है कि हम क्राइसिस से सीखना नहीं चाहते। क्राइसिस खत्म होते ही हम रिलीफ महसूस करते हैं और फिर वही पुरानी आदतें, वही शॉर्ट टर्म थिंकिंग, वही ओवर कॉन्फिडेंस लौट आता है। ये एक विशियस साइकिल बन जाता है जहां मार्केट गिरता है, संभलता है और फिर उसी गलती की ओर बढ़ने लगता है। असल समस्या वॉलेटिलिटी नहीं है बल्कि हमारी अनविलिंगनेस है कि हम अपने सोचने के तरीके को बदलें। फाइनेंस का ये पहलू हमें एक अनकंफर्टेबल सच से रूबरू कराता है कि मार्केट उतना ही समझदार होता है जितना हम कलेक्टिवली होते हैं। जब हम एथिक्स को इग्नोर करते हैं, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी को बोझ समझते हैं और जब सक्सेस को सिर्फ मनी से मेजर करते हैं, तब क्राइसिस लगभग तय हो जाती है। मार्केट तब हमें सजा नहीं देता बल्कि हमें आईना दिखाता है। ये विचार हमें एक डीपर सवाल की ओर ले जाता है, क्या हम फाइनेंस को सिर्फ कंट्रोल करना चाहते हैं या उसे समझना भी चाहते हैं? जब तक हम अपनी कलेक्टिव सोच, अपनी वैल्यूज और अपनी प्रायोरिटीज को नहीं बदलेंगे तब तक हर रिकवरी टेम्पररी होगी। मार्केट बार बार थ्रेशहोल्ड तक आएगा और हर बार हमसे यही पूछेगा,
क्या इस बार तुमने कुछ सीखा है? यही एहसास इस सोच को जन्म देता है कि असली बदलाव चार्ट्स या पॉलिसी से नहीं, बल्कि ह्यूमन अवेयरनेस से शुरू होता है। जब हम मार्केट को एनिमी नहीं, बल्कि टीचर की तरह देखना शुरू करेंगे, तभी क्राइसिस डर नहीं, डायरेक्शन बन पाएगी। चैप्टर 7, सस्टेनेबल फाइनेंस। जब हम आज की दुनिया को देखते हैं तो एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। तेजी से बढ़ती इकोनॉमी, चमकते हुए स्टॉक मार्केट्स और रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट्स के बीच कहीं न कहीं कुछ टूट रहा है। प्रकृति थक चुकी है, समाज में असमानता बढ़ती जा रही है और इंसान खुद अपने ही बनाए सिस्टम से सवाल करने लगा है। सस्टेनेबल फाइनेंस इसी बेचैनी से जन्म लेता है। ये केवल एक नया फाइनेंशियल ट्रेंड नहीं है, बल्कि एक इमोशनल वेकअप कॉल है जो हमें याद दिलाता है कि पैसा अगर भविष्य को नुकसान पहुंचा रहा है तो वो वेल्थ नहीं, बल्कि डेट है। भले ही वो बैलेंस शीट पर प्रॉफिट क्यों न दिखे। कल्पना कीजिए एक ऐसा निवेशक जो शॉर्ट टर्म रिटर्न्स के पीछे भागते भागते ये भूल जाता है कि जिन कंपनियों में वो पैसा लगा रहा है वे हवा, पानी और इंसानी जीवन पर क्या असर डाल रही है। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट लगता है, ग्राफ्स ऊपर जा रहे हैं, नंबर्स चमक रहे हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। लेकिन समय के साथ वही डिसीजंस क्लाइमेट क्राइसिस, सोशल अनरेस्ट और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी का कारण बन जाते हैं। सस्टेनेबल फाइनेंस इसी कहानी को पलटने की कोशिश करता है। ये पूछता है कि क्या हम ऐसा पैसा बना सकते हैं जो धरती को नुकसान पहुंचाए बिना इंसानों की डिग्निटी को बनाए रखते हुए ग्रो करे। ये सोच फाइनेंस को एक लिविंग रिलेशनशिप की तरह देखती है, जहां कैपिटल सिर्फ सर्कुलेट नहीं करता बल्कि केयर भी करता है। यहां रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के साथ रिटर्न ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मायने रखता है। जब कोई बिजनेस एनवायरनमेंट का सम्मान करता है, एम्प्लॉयज को सिर्फ रिसोर्सेज नहीं बल्कि इंसान मानता है और समाज को एक्सप्लॉइट करने के बजाय एम्पावर करता है, तब पैसा सिर्फ पैसा नहीं रहता, वो ट्रस्ट बन जाता है। यही ट्रस्ट लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की असली फाउंडेशन है, न कि जल्दी मिलने वाला प्रॉफिट। सस्टेनेबल फाइनेंस हमें यह समझाता है कि फ्यूचर को डिस्काउंट करना सबसे खतरनाक गलती है। आज अगर ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं है तो कल उसकी कीमत कई गुना चुकानी पड़ेगी। ये पर्सपेक्टिव फाइनेंस को टाइम के साथ जोड़ता है, जहां पेशेंस, विजडम और फोरसाइट सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स बन जाती है। यहां सक्सेस का मतलब केवल क्वार्टरली रिजल्ट्स नहीं, बल्कि ये देखना है कि आने वाली पीढ़ियां किस तरह की दुनिया में सांस लेंगी। ये विचार हमें अंदर तक झकझोर देता है, क्योंकि ये हमारे पर्सनल चॉइसेस पर भी सवाल उठाता है। हम किस तरह के प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करते हैं, किस तरह के बिजनेसेस में निवेश करते हैं और किन वैल्यूज को अपनी चुप्पी से बढ़ावा देते हैं। सस्टेनेबल फाइनेंस कोई डिस्टेंट थ्योरी नहीं है, ये हर उस डिसीजन में छिपा है जहां हम शॉर्ट टर्म कंफर्ट और लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच चुनते हैं। अंत में एक शांत सा लेकिन पावरफुल एहसास उभरता है। पैसा खुद बुरा नहीं है, लेकिन बिना चेतना के इस्तेमाल किया गया पैसा भविष्य को खोखला बना देता है। जब फाइनेंस में कॉन्शियस जुड़ता है, तब वेल्थ सिर्फ जमा नहीं होती, वो दुनिया को हील करने लगती है। सस्टेनेबल फाइनेंस उसी हीलिंग की शुरुआत है, जहां ग्रोथ का मतलब डिस्ट्रक्शन नहीं, बल्कि बैलेंस होता है, और जहां प्रोस्पेरिटी सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाले कल के लिए भी बनाई जाती है। चैप्टर 8, ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और फाइनेंशियल सिस्टम। पैसे और फाइनेंशियल सिस्टम सिर्फ नंबर्स और ट्रांजैक्शंस का खेल नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से ट्रस्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी पर टिका हुआ है। जब हम बैंक में अपना पैसा रखते हैं, जब हम किसी इन्वेस्टमेंट में अपना फ्यूचर डालते हैं, हम केवल एसेट्स में निवेश नहीं कर रहे होते, बल्कि हम अपने भरोसे और विश्वास को भी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। यही ट्रस्ट फाइनेंशियल सिस्टम की असली फाउंडेशन है। लेकिन जब ये ट्रस्ट टूटता है, जैसे 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में हुआ, तो सिर्फ मार्केट्स ही नहीं, बल्कि लोगों की उम्मीदें, उनके सपने और उनकी जिंदगी भी हिल जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब सिर्फ रेगुलेटर्स, बैंक्स या गवर्नमेंट्स तक सीमित नहीं है। हर इंडिविजुअल, हर इन्वेस्टर और हर ऑर्गेनाइजेशन का एक एथिकल और कॉन्शियस रोल होता है।
जब हम अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन्स के नजरिए से देखते हैं, हम अनइंटेंशनल डैमेज करते हैं समाज, एनवायरनमेंट और आने वाली जनरेशन्स को। इमेजिन कीजिए, अगर हर डिसीजन की जिम्मेदारी सिर्फ अपने प्रॉफिट तक सीमित हो, तो सिस्टम धीरे धीरे इंस्टेबिलिटी की तरफ बढ़ता है। यही वजह है कि रिस्पॉन्सिबल फाइनेंस सिर्फ एक मोरल कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी भी है। ट्रस्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। एक स्टोरी सोचिए, एक छोटे गांव का कोऑपरेटिव बैंक जिसने ट्रांसपेरेंसी और कम्युनिटी फोकस्ड अप्रोच अपनाई। लोग वहां पैसे डिपॉजिट करने में कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि उनका पैसा सिर्फ उनके लिए ही काम करेगा। वही ट्रस्ट धीरे धीरे बढ़ता गया और बैंक सिर्फ फाइनेंशियल ग्रोथ ही नहीं, बल्कि सोशल ग्रोथ का सिंबल बन गया। फाइनेंशियल सिस्टम भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह है। इसमें ट्रस्ट की कमी या इररिस्पॉन्सिबिलिटी का असर तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन धीरे धीरे इंस्टेबिलिटी, स्पेकुलेशन और क्राइसिस के रूप में सामने आता है। यही कारण है कि हर छोटे और बड़े डिसीजन में एथिकल थिंकिंग, लॉन्ग टर्म विजन और अकाउंटेबिलिटी को जोड़ना जरूरी है। जब हम फाइनेंशियल सिस्टम को सिर्फ टेक्निकल और प्रॉफिट मेकिंग स्ट्रक्चर के रूप में देखना छोड़कर उसे ह्यूमन सेंटर्ड और रिस्पॉन्सिबल इकोसिस्टम के रूप में समझेंगे, तभी ट्रू सस्टेनेबिलिटी और मीनिंगफुल प्रोग्रेस संभव हो पाएगी। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है कि पैसा सिर्फ वेल्थ का मेजर नहीं, बल्कि ट्रस्ट का रिफ्लेक्शन है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक ऑब्लिगेशन नहीं, बल्कि हर इंसान और ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक कॉन्शियस चॉइस है। जब ये दोनों प्रिंसिपल्स साथ चलते हैं, तभी फाइनेंस का असली पोटेंशियल सोसाइटी और इंसानों के लिए खुलता है, और सिस्टम सिर्फ नंबर्स नहीं, बल्कि वैल्यूज और ह्यूमैनिटी का भी रिप्रेजेंटेशन बनता है। चैप्टर 9, फ्यूचर ऑफ फाइनेंस। जब हम फाइनेंस की दुनिया की बात करते हैं, तो अक्सर हमारा ध्यान सिर्फ नंबर्स, प्रॉफिट्स और मार्केट ट्रेंड्स पर जाता है। लेकिन अगर हम थोड़ी देर रुककर सोचें, तो हमें समझ आता है कि फाइनेंस सिर्फ ट्रांजैक्शंस का खेल नहीं है, बल्कि ये हमारी सोसाइटी, हमारे वैल्यूज और हमारी आने वाली जनरेशन्स का मिरर है। भविष्य में फाइनेंस का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं रहेगा, बल्कि ये ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिक्स और कलेक्टिव वेलबीइंग का एक बड़ा हिस्सा बनेगा। हम देख रहे हैं कि ट्रेडिशनल सिस्टम्स जो सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स और एफिशिएंसी पर फोकस थे, धीरे धीरे कोलैप्स हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ह्यूमन और इकोलॉजिकल लिमिट्स को नजरअंदाज किया। सोचिए, अगर हर फाइनेंशियल डिसीजन का इंपैक्ट सिर्फ इंडिविजुअल वेल्थ पर नहीं, बल्कि समाज और एनवायरनमेंट पर भी पड़ता है, तो हमारी सोच कितनी बदल जाएगी। ये वही पॉइंट है जहां ह्यूमैनिटी को एक नए थ्रेशोल्ड पर खड़ा किया जा रहा है। फ्यूचर ऑफ फाइनेंस में सिर्फ कैपिटल का मैनेजमेंट ही नहीं, बल्कि ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी भी इक्वली इंपॉर्टेंट होंगे। वहीं इनोवेशन और टेक्नोलॉजी हमें यह दिखाएगी कि हम रिस्क को कैसे बेटर मैनेज कर सकते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ ह्यूमन जजमेंट और मोरल कॉम्पास भी उतना ही जरूरी रहेगा। एक कहानी याद आती है, एक छोटे गांव का एंटरप्रेन्योर जिसने सिर्फ प्रॉफिट की बजाय कम्युनिटी के डेवलपमेंट में निवेश किया। कुछ सालों में उसकी कंपनी ने फाइनेंशियल सक्सेस हासिल किया, लेकिन उससे भी बड़ी सफलता यह हुई कि उसके गांव के लोग स्किल्ड हुए, एनवायरनमेंट सुरक्षित रहा और ट्रस्ट का कल्चर बना। यही फाइनेंस का नया फेज है, एक ऐसा सिस्टम जो सिर्फ मॉनेटरी ग्रोथ नहीं, बल्कि ह्यूमन ग्रोथ को भी नर्चर करता है। आज हम जो डिसीजंस ले रहे हैं, वे कल की जनरेशन्स को डिफाइन करेंगे। अगर हम कॉन्शियस फाइनेंस अपनाते हैं, तो ये सिर्फ मनी का गेम नहीं रहेगा, बल्कि ह्यूमैनिटी का गेम बनेगा। ये चैप्टर हमें इंस्पायर करता है कि हम अपने सोचने के तरीके, इन्वेस्टमेंट चॉइसेस और रिस्क टेकिंग एटीट्यूड में बैलेंस लाएं। फाइनेंस का फ्यूचर सिर्फ वेल्दी इंडिविजुअल्स के लिए नहीं, बल्कि सस्टेनेबल, एथिकल और रिस्पॉन्सिबल दुनिया बनाने के लिए होगा। इसलिए अब वक्त है कि हम अपने फाइनेंशियल चॉइसेस को रीथिंक करें, अपने डिसीजंस में अवेयरनेस और एथिक्स को शामिल करें और ऐसी फाइनेंस की दुनिया के लिए कदम बढ़ाएं जो सिर्फ प्रॉफिट नहीं, बल्कि ह्यूमैनिटी और एनवायरनमेंट के लिए भी मीनिंगफुल हो। चैप्टर 10,
थ्रेशहोल्ड पार करना। हम अक्सर अपने जीवन में उन पल का इंतजार करते हैं जब कोई बड़ा बदलाव आए, जब कोई बाउंड्री पार हो और हम एक नए दृष्टिकोण को अपनाएं। फाइनेंस की दुनिया भी कुछ ऐसी ही है। थ्रेशहोल्ड पार करना सिर्फ एक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि ये माइंडसेट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अवेयरनेस का एक नया स्तर है। ये वो मोड़ है जहां सिर्फ नंबर्स और प्रॉफिट्स की सोच छोड़कर इंसान, समाज और भविष्य के लिए सोचने की क्षमता पैदा होती है। सोचिए, अगर हर इन्वेस्टमेंट, हर इकोनॉमिक डिसीजन सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए होता तो हमारी दुनिया कितनी अलग होती। थ्रेशहोल्ड पार करना हमें यह दिखाता है कि फाइनेंस केवल पैसा कमाने का साधन नहीं, बल्कि एक टूल है जो हमारे जीवन की क्वालिटी और समाज की सस्टेनेबिलिटी को शेप कर सकता है। ये वो क्षण है जब हम खुद से सवाल करते हैं, क्या मैं अपने पैसों को सिर्फ अपने लिए यूज कर रहा हूं, या मैं इसे लार्जर पर्पस के लिए भी चैनल कर सकता हूं। कहानी उस आदमी की है जिसने अपनी स्मॉल बिजनेस के प्रॉफिट्स को सिर्फ वेल्थ अक्यूमुलेशन के लिए नहीं रखा, बल्कि अपने कम्युनिटी के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया। शुरू में उसे डाउट्स थे, फियर था कि कहीं लॉस न हो जाए, लेकिन जैसे ही उसने थ्रेशहोल्ड पार किया, उसे महसूस हुआ कि जब पर्पस और रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ते हैं तो रिस्क भी एक नई लर्निंग बन जाता है और गेन्स सिर्फ मॉनेटरी नहीं बल्कि सोशल और इमोशनल भी होते हैं। थ्रेशहोल्ड पार करना आसान नहीं है। ये कंफर्ट जोन छोड़ने का करेज मांगता है, ट्रेडिशनल थिंकिंग को चैलेंज करने का साहस मांगता है। लेकिन जैसे ही हम इस कदम को उठाते हैं, हमारे डिसीजंस में क्लैरिटी आती है, हमारी चॉइसेस में एथिक्स और विजडम जुड़ जाती है। हम सिर्फ पैसा नहीं बनाते, हम वैल्यूज बनाते हैं। हम केवल फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं देखते, बल्कि ह्यूमन ग्रोथ का भी अनुभव करते हैं। यही वजह है कि ये मोड क्रिटिकल है। ये हमें दिखाता है कि फाइनेंस और ह्यूमैनिटी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं। जब आप इस थ्रेशहोल्ड को पार करते हैं तो हर छोटी इन्वेस्टमेंट, हर इकोनॉमिक डिसीजन, हर ट्रांजैक्शन एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी का हिस्सा बन जाता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल आपके लिए नहीं, बल्कि समाज, एनवायरनमेंट और आने वाली जनरेशंस के लिए भी होती है। और यही वो लर्निंग है जो हमारी ट्रेडिशनल फाइनेंस एजुकेशन में अक्सर मिसिंग होती है। थ्रेशहोल्ड पार करना हमें एम्पावर करता है, न केवल वेल्थ के लिए, बल्कि विजडम, एम्पैथी और कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका फाइनेंशियल लाइफ सिर्फ नंबर्स और प्रॉफिट्स का खेल न रहे, बल्कि एक मीनिंगफुल जर्नी बन जाए, तो थ्रेशहोल्ड को समझना और उसे पार करना बेहद जरूरी है। यही वो क्षण है जब फाइनेंस सिर्फ स्किल नहीं, बल्कि कॉन्शियसनेस बन जाता है। दोस्तों, आज हमने जाना कि फाइनेंस सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि ये हमारे सोचने के तरीके, हमारी जिम्मेदारियों और समाज के लिए हमारे योगदान का प्रतीक भी बन सकता है। थ्रेशहोल्ड पार करना आसान नहीं, लेकिन ये कदम हमारे जीवन और सोच को एक नई दिशा दे सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपने कुछ नया सीखा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आप और भी ऐसी किताबों के डीप इंसाइट्स आसानी से पा सकें। आपका टाइम देने के लिए धन्यवाद और याद रखिए, नॉलेज ही वो इन्वेस्टमेंट है जो हमेशा आपको ग्रो